नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम बता रहे हैं अंतर्राज्यीय संबंध, इंटर स्टेट रिलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें सबसे ज्यादा कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो कि आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, और कौन से क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं, इसके आपके दो पार्ट आएंगे, छोटे छोटे पार्ट हैं, ज्यादा लंबे नहीं है। उसके बाद आपको पीडीएफ, और फिर आपका इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा हमारे देश के राष्ट्रपति, मतलब प्रेसिडेंट जो है अब आपका स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी अभी जो टॉपिक थे जो आपके, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं थे, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो ये सब टॉपिक छोड़ के जाते हैं, इस वजह से वो मात खाते हैं जाके एग्जाम में। ठीक है ना। तो आपका जो है अब जो है मेन जो चीजें जो है शुरू होंगी वो होंगी प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल उसका, और उसके बाद फिर आपका संसद आ जाएगी, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, और इस तरीके से आपका जो है चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं कि क्या है आज के टॉपिक में, इसमें ठीक किस तरीके से हम लोग अंतर्राज्यीय संबंध को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि राज्यों के अंतर्राज्यीय संबंध जो होते हैं। अंतर्राज्यीय संबंध पहले समझ लीजिए क्या होता है। मैंने आपको बताया था भी, इससे पहले टॉपिक कराया था केंद्र और राज्य संबंध, मतलब सेंट्रल और स्टेट के बीच में कैसे संबंध होता है। ठीक, अब मैं बता रहा हूं आपको सेंटर और स्टेट के। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट और स्टेट के बीच में कैसे संबंध होते हैं। ठीक है भाई, आपको देखना पड़ेगा ना कि पिता और पुत्र के बीच में हमने संबंध पढ़ लिया है, लेकिन दो भाइयों के बीच में संबंध, ठीक, उनके बीच में कैसे संबंध है, ये अब हमें इसमें पढ़ना है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल हो सकता है आपको थोड़ा अटपटे लगे, लेकिन मेरा समझाने का तरीका इस तरीके से ही रहता है कि आपको अगर वो थोड़ी सी भी एक जो कहानी है हल्की सी, वो भी याद रहे तो आप कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। ठीक है, तो देखते हैं कि राज्यों के अंतर्राज्यीय संबंध, अंतर्राज्यीय मतलब आपस में, इंटर स्टेट रिलेशन संबंध में निम्न प्रावधान है। प्रावधान मतलब जितने भी 4 तरीके के पॉइंट हैं, इन 4 पॉइंटों पर जो है हमारी पूरी की पूरी जो है इंटर स्टेट रिलेशन जो है वो पूरा डिपेंड करता है। पहला है कि पहला जो विवाद होता है, मुख्यतः हम विवादों के बारे में ही चर्चा करेंगे इसमें। पहला जो विवाद होता है वो क्या होता है, ठीक, वो ये होता है कि जैसे मान लीजिए, चलो इसको मैं आगे आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णय, मतलब एडजुडिकेशन जो होता है वो किसमें होता है। दूसरा है आपका अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा समन्वयता। ठीक, और थर्ड है आपका सार्वजनिक कानून, दस्तावेज, न्यायिक प्रक्रियाओं को पारस्परिक मान्यता देना, और लास्ट है आपका अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। सबसे पहले हम 2 पॉइंट को देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अंतर्राज्यीय जल विवाद। जल विवाद का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई नदी है, किसी नदी का उद्गम जो है आपको पता है कि भारत में 90% ऐसी नदियां हैं जिनकी उत्पत्ति होती है एक स्टेट में, लेकिन वो कम से कम 2 से 3 स्टेट में बहती हुई आपकी फिर जाके या तो बंगाल की खाड़ी में आपका गिरती हैं या आपका अरेबियन सी में गिरती हैं। ठीक है ना, ये 2 ही जगह आपकी जो है नदियां मैक्सिमम गिरती हैं। ठीक है, तो जब कोई नदी एक स्टेट में उत्पत्ति होती है, उसके बाद दूसरे स्टेट में, तीसरे स्टेट में, चौथे स्टेट में जाती है, तब क्या होता है कि इन स्टेटों में आपस में जल का बंटवारा होता है, जल से संबंधित विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे क्या होता है, कोई स्टेट क्या करेगा कि वो अपने स्टेट में जो है एक डैम बना देगा, डैम बना के नीचे अपना जो है पानी रोक देगा। क्यों उसे अपने स्टेट में जो किसानों के लिए वो सिंचाई की जरूरत पड़ेगी, लेकिन नीचे वाले स्टेटों के लिए फ्लो कम हो जाएगा, तो नीचे वाला स्टेट जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। फिर किसान तो उसके स्टेट में भी है। तो इन सब विवादों को खत्म करने के लिए, ठीक है, हमारे संविधान में अनुच्छेद 262 आर्टिकल 262 में चर्चा करी गई है। इसमें क्या कहा गया है कि संसद जो है वो कानून बनाकर एक अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णय कर सकता है। मतलब यह है कि संसद कानून बनाकर इनके संबंध में जो विवाद होते हैं उनको आपको समाप्त कर सकता है, उनका मतलब एडजुडिकेशन कर सकता है, मतलब एक तरीके से निर्णयन देना। ठीक है ना, कानूनों को विवाद आपस में सुलझाने के लिए वो न्याय निर्णय कर सकता है। नेक्स्ट है आपका, संसद यह भी व्यवस्था कर सकती है कि जल विवाद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का न्याय अधिकार क्षेत्र शून्य होगा। मतलब संसद यह भी कह सकती है कि भाई देखो ऐसा है, जल बंटवारे के लिए जो भी विवाद है वो हम जो है संसद द्वारा कानून बना के एक अलग से एक बॉडी बना देते हैं, वो करेगी, लेकिन उसका जो अपील आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसमें दखलंदाजी नहीं देंगी। ठीक है, अब क्या है, इस कानून जो संसद ने 2 कानून बनाए अभी तक, वो है नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। ठीक है, नदी बोर्ड अधिनियम क्या करता है, ये करता है आपका कि नदी घाटियां जो होती हैं, अंतर्राज्यीय नदियां होती हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती हैं, उनके नियंत्रण और विकास, मतलब उसका डेवलपमेंट और उस पर नियंत्रण रखते हैं लोग। ठीक है, कि कोई स्टेट जो है वो ज्यादा पानी यूज ना कर ले, कोई स्टेट जानबूझ के, ऐसा नहीं है कि अपने ही स्टेट में 8-10 डैम बना दिए, नीचे पूरा के पूरा जो है सूख गया पूरा पानी, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो ये आपका इसके अंतर्गत आता है। फिर अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम
अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम का क्या है मतलब कि इसमें क्या होता है, इसमें इस कानून के तहत जो है एक बोर्ड का गठन किया जाता है, ठीक है। और वो बोर्ड क्या करता है, जितनी भी नदियां जो विवाद आते हैं उन बोर्ड में उसका निर्णय देता है वो, कि हाँ भाई आपको इतने क्यूसेक पानी यूज करना है, आपको इतने क्यूसेक पानी यूज करना है, आपको इतना करना है। तो इस तरीके के निर्णय जो होता है वो इस अंतर्राज्यीय जल विवाद के अंतर्गत एक बॉडी बनती है, एक बोर्ड बनता है, ठीक है ना। उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि जुडिशियल पावर्स हैं उसको, कि उसका अगर कहा हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका उसमें इतना एक बोला गया है। फिर कुछ जल विवाद देख लेते हैं, जल विवाद कौन कौन से, जैसे कृष्णा जल विवाद जो है ये आपका एक वो बनाया गया है, ठीक है, न्यायाधिकरण, ठीक है। उसके बाद है गोदावरी जल विवाद है, नर्मदा जल विवाद है, रावी है, कावेरी है, अन्य भी कई सारे बनते रहते हैं समय समय पर। ये सारी नदियां क्या है, ये एक स्टेट में उत्पन्न होती हैं और 2-3 स्टेटों में, 4-5 स्टेटों में बहती हुई जाती हैं, ठीक। तो इन पर एक दूसरे स्टेटों में झगड़ा ना हो तो इसलिए आप जो है इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट बॉडी होती है वो बनाई जाती है आपकी, ठीक। कि वो बॉडी क्या करेगी, वो आपका ये करेगी कि सारे के सारे स्टेट्स को पहले देखेगी, पहले ध्यान देगी कि हाँ किसी स्टेट में वास्तविकता में कितनी जरूरत है कितनी नहीं है, सारी चीजें देख के जो है उसके बाद वो अपना निर्णय देती है और उस निर्णय के हिसाब से जो है उस स्टेट को उतना ही पानी आपका मिलता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। फिर आपके आते हैं अंतरराज्यीय परिषदें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंटर स्टेट रिलेशन में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। सबसे पहले देखते हैं कि अंतरराज्यीय परिषद जो है वो संविधान में आर्टिकल 263 में इनकी चर्चा करी गई है, ठीक है। क्या है ये, राज्यों के मध्य मतलब राज्यों के आपस में और केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था करती है ये अंतरराज्यीय परिषद। राष्ट्रपति परिषद का गठन करता है, ठीक है। राष्ट्रपति परिषद के कर्तव्यों, इसके संगठन प्रक्रिया को परिभाषित करता है, मतलब ये परिषद करेगी क्या, किस तरीके से काम करेगी, क्या कर्तव्य होंगे, ये सारी चीजें राष्ट्रपति जो है वो डिसाइड करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक संवैधानिक निकाय है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखना। देखिए ये है अंतरराज्यीय परिषदें और आगे जब मैं आपको बताऊंगा वो है क्षेत्रीय परिषदें, ठीक है। क्षेत्रीय परिषदें जो होती हैं वो लेजिस्लेटिव बॉडी होती हैं, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होती है वो आपकी अंतरराज्यीय परिषद है। यहीं पर छोटा सा कंसेप्ट है, उसको समझ लीजिए कि अभी मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और लेजिस्लेटिव बॉडी में अंतर क्या है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक निकाय और संविधिक निकाय। दोस्तों वर्ड्स पे बहुत ध्यान रखना, ठीक है, नहीं तो घर पे आके सिर्फ पछताओगे एग्जाम देने के बाद। क्या अंतर है, जिस बॉडी की चर्चा मतलब जिस एक तरीके से कोई भी अगर मान लीजिए कोई बॉडी है उसकी अगर चर्चा जो है आपका संविधान में करी गई है, किसी निकाय की चर्चा अगर संविधान में करी गई, उसके लिए अनुच्छेद बताया गया है, तो समझ लीजिए कि वो संवैधानिक बॉडी है, ठीक है। और अगर उसको बनाया गया है किसके, एक कानून, संसद में कानून लाके बनाया गया है, तो समझ लीजिए वो संविधिक निकाय है, ठीक है। बस इतना सा अंतर है कि जब किसी निकाय की चर्चा संविधान में करी गई है तो वो संवैधानिक बॉडी हो जाती है, जब किसी निकाय की चर्चा एक संसद में कानून लाके और उसके बाद बनाया गया है तो समझ लीजिए कि वो संविधिक निकाय है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राज्यों के मध्य उपजे विवादों की जांच करना और ऐसे विवादों पर सलाह देना इसका काम होता है। मतलब राज्यों में अगर किसी को विवाद है तो इस पर जांच करती है परिषद और उसके बाद उस पर विवादों पर सलाह देती है। उन विषयों पर जिनमें केंद्र और राज्य के हित समान है विचार विमर्श करना। मतलब जिसमें जो है मान लीजिए कोई ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य आपस में एक दूसरे के हित समान है, दोनों जैसे मान लीजिए एक खिलौना है, दोनों को चाहिए, ठीक है। तो वो खिलौना किस तरीके से आप जो है आपस में विचार विमर्श करो, किसको ज्यादा आवश्यकता है, ठीक है। वो भी जो है अंतरराज्यीय परिषद ही काम करती है। किसी नीति के क्रियान्वयन में सहायता करना, मतलब मान लीजिए कोई पॉलिसी है, उसके क्रियान्वयन में उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो है सहायता करना स्टेट को, वो भी अंतरराज्यीय परिषद ही करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका परिषद की सलाह बाध्यकारी होती है। ये आपका जो है बाध्यकारी नहीं होती है, मतलब इसको जो है जबरदस्ती लागू नहीं करवाया जा सकता। अगर स्टेट का मन है तो वो लागू कर सकता है, स्टेट का मन नहीं है तो वो लागू नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद है गठन क्या है, गठन में आपका यह है कि अध्यक्ष इसका जो है प्रधानमंत्री होता है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और आपका विधानसभा वाले केंद्र शासित मुख्यमंत्री, मतलब जैसे पौंडीचेरी और आपका दिल्ली जिसमें विधानसभाएं हैं। फिर है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। उसके बाद है प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 कैबिनेट मंत्री। फिर आपका प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रित 6 कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री।
ये सब के सब जो है इसके एक तरीके से बोर्ड के मेंबर्स होते हैं। फिर है परिषद की कम से कम 3 बैठक एक साल में होनी चाहिए, 1 ईयर में। नेक्स्ट है आपका इसकी एक स्थायी समिति भी होती है, परिषद के विचारार्थ मामलों पर चर्चा करना, मतलब जो विचारार्थ मामले हैं उन पर चर्चा करना। इस स्थायी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसकी स्थायी समिति जो होती है, स्थायी समिति में मुख्यतः आपका केंद्रीय गृह मंत्री जो होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। उसके बाद 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी इसमें मेंबर्स होते हैं और 9 मुख्यमंत्री, ये रोटेट होते रहते हैं। मतलब रोटेट मतलब एक तरीके से आपका जो है 9 मुख्यमंत्री होंगे, उसके बाद उनको फिर हटके जो है फिर 9 मुख्यमंत्री नए स्टेट्स के आ जाएंगे, फिर हटके जो है फिर 9 मुख्यमंत्री फिर अलग आ जाएंगे। तो इस वजह से जो है इनका रोटेशन जो है वो आपका इसमें चलता रहता है, ठीक है। परिषद का एक सचिवालय भी होता है। वो सचिवालय का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जितना भी इसका एग्जीक्यूटिव काम होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें जो है वो परिषद का सचिवालय ही देखता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे कुछ 5 क्षेत्रीय परिषदें जो हैं 5 होती हैं। 5 क्षेत्रीय परिषदें होती हैं। कौन कौन सी हैं? आपका उत्तर क्षेत्रीय परिषद है, उसके बाद आपका मध्य क्षेत्रीय परिषद है, मध्य क्षेत्रीय परिषद है। नेक्स्ट है आपका पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, या मैं आपको जब रिटन नोट्स दूंगा उसमें मैं आपको दे दूंगा। फिर है आपका पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, ठीक है, और फिर है आपका दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। मतलब ऐसे समझ लीजिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और मध्य, ये आपके जो हैं 5 जो हैं क्षेत्रीय परिषदें हैं, ठीक है। और उन 5 क्षेत्रीय परिषदों में एक क्षेत्रीय परिषद और बनाई गई है, वो है उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। कुल मिलाकर 6 आपकी क्षेत्रीय परिषदें होती हैं। उनमें 6 क्षेत्रीय परिषद जो हैं उनमें अलग अलग स्टेट्स के मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। और वो आपस में अपनी चर्चा करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, जिससे कि स्टेट्स में एक विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। तो दोस्तों ये जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है कि आपका अंतरराज्यीय इंटर स्टेट जो आपकी परिषद है, ठीक है ना, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है, कई बार क्वेश्चन आए हैं। या तो वो आर्टिकल पूछ लेता है, या वो ये पूछ लेगा क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या कोई अगर ज्यादा टफ क्वेश्चन देगा तो वो पूछ लेगा कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, ठीक है। लेकिन आपको अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट रिलेशन में अंतरराज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषद में आपको नेक्स्ट वीडियो में जब इसको टॉपिक को पूरा समाप्त करूंगा तब मैं आपको दूंगा। इस चीज को आप समझिए। और मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं, आपके बैच में चीजें जो हैं काफी हो चुकी हैं, उनको रिवीजन जरूर करते रहना, ठीक है। और रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके दिमाग से जो है चीजें जाती रहेंगी। बहुत ज्यादा आप स्टूडेंट्स में से ये लग रहा होगा कि चीजें बहुत स्लो चल रही हैं, चिंता मत करिए, चीजें जो है पटरी पे भी आएंगी आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 1 वीडियो 2 वीडियो मिलती रहेगी, ठीक। लेकिन मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं, रिवीजन करते रहिए, टाइम पर्याप्त है, अभी घबराने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।